राम राम बच्चों, जय भोले की। यार इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे बेटा आपके लिटरेचर में 10 मार्क्स बच सकते हैं। जो आपके 10 मार्क्स खतरे में, उन्हें मैं बचा सकता हूँ भाई। इतने खतरनाक एक्स्ट्रेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिनको लगा डाला ना किसी भी बच्चे की तो उसकी लाइफ जंगलाला हो जाएगी। क्यों भाई? ये हर चैप्टर से हैं, आपके हर थीम्स पर बेस है। जैसे कि उसका राइटर कौन था, उसमें क्या इंटोनिम सिनोनिम है, वर्ड का मतलब क्या क्या है, लाइन्स क्या शो करती हैं, इसमें रीज़न क्या है या उसका मोड क्या है, सब कुछ भाई हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें इन्वॉल्व। हर चैप्टर से आप देख सकते हैं। बिल्कुल हर उससे भाई पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ऐसे मज़ा आ जाएगा ना इसको करने के एंड तक भाई, कि आपको लगेगा मेरे को पूरी इंग्लिश लिटरेचर आ गई है। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेटा पहला जो है अपना एक्सट्रैक्ट वो आया है बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से। देखो ये हम सभी चैप्टर जानते हैं, पढ़ा हुआ है हमारा, इसलिए हम अपना पैरा तो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ कबई। हम जानते हैं कि कबई क्या है यार, एक लॉन्ग फ्रॉक होती है जो उस समय के बेकर्स पहना करते थे, जो कि घुटनों से नीचे तक पहुंचा करती थी। इसमें मुझे सही ऑप्शन सीधे दिख रहा है बेटा, क्या? बी ऑप्शन, अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो आप यहाँ पे बेटा बी को ऑप्शन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ का कलर चेंज कर लूँ तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। हु इन्वाइट द कमेंट डेट ही इज एड्रेस लाइक अ पेडर। कि भाई कौन अपने आप को ऐसे कमेंट एड्रेस कराता था या हमें मजबूर करता था मुझसे बोले कि तुम तो एक पेडर की तरह तैयार हो। पेडर मतलब बेकार। तो यार आपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता होगा कि जो भी आदमी ऐसे ही लॉन्ग फ्रॉक पहन लेता था ना, जो कि नीचे से नीचे तक पहुंचती थी, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था, पेडर था, और उसे लोग कहते थे। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन क्या लग रहा है मेरे को, जल्दी देख के बताओ बेटा। तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया, क्या? डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है भाई। डी ऑप्शन में लिखा है अ पर्सन हु वियर्स अ हाफ पैंट रीचिंग जस्ट बिलो द नीज। के जो हाफ पैंट पहनता था जो कि नीज से नीचे पहुंचती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंज। बेटा स्ट्रेंज का क्या मतलब स्ट्रेंज जो है इसका सिनोनिम क्या दिया गया है आपको पैराग्राफ में। देखो पैराग्राफ में देखो पहले कहाँ पर ऐसा शब्द यूज़ किया गया है। एक पहली लाइन में देखो, द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबई। यही मिल गया बेटा, पिकुलियर ड्रेस है यार। कबई एक तरीके की स्ट्रेंज सी ड्रेस है ना, जो हमने ज़्यादातर लोगों के पास नहीं देखी है। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या यूज़ किया गया है बेटा, पिकुलियर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, अपना पिकुलियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट इज टेकन। ऑथर ऑफ द स्टोरी यार तुम मुझे बताओगे कमेंट करके फटाफट से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, विच वेयर द वर्ड पेडर कम फ्रॉम। ये जो वर्ड है बेटा पेडर, ये आया कहाँ से? अब देखो आप लोगों को पता हो तो ये यार ये गोवा की भाषा है, मतलब गोवा में यूज़ करा जाता था। अब अगर ये आपको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि गोवा में कौन रहते थे, पोर्टुगीज रहते थे। तो बेटा आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बताओगे मेरे भाई? मेरे भाई आप यहाँ पे क्या बताओगे? पेडर। पेडर के लिए बेटा पोर्टुगीज लैंग्वेज बताओगे, पोर्टुगीज लैंग्वेज बताओगे आप, क्योंकि भाई वो गोवन ट्रेडिशन था वहाँ का, उसमें पोर्टुगीज ट्रेडिशन भी मिक्स था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है बेटा कुर्ग के चैप्टर से। ठीक है, अपना बहुत प्यारा सा चैप्टर था, छोटा सा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, ध्यान से आ जाओ देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स दैट करेक्टली डिड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कि भैया वो ऑप्शन चूज करो जो कि कुर्ग के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हो। देखो इसमें क्वालिटीज़ लिखी गई हैं कुछ। पहली क्या है, पहली है बेटा इंडिपेंडेंट, और दूसरा है ब्रेव, तीसरा है हीरोइक, चौथा रिलीजियस, और पांचवा इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो भाई इसमें से कुर्ग के लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ थी बेटा, अगर आपको पता हो तो कुर्ग के लोग इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई, पहली लाइन में ही अपना देखो लिखा हुआ है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग। तो इंडिपेंडेंट तो थे। दूसरी बात हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ब्रेव भी थे, हीरोइक भी थे। ठीक है, ब्रेव थे और हीरोइक थे। रिलीजियस के बारे में हमें कुछ ऐसा बता ही नहीं किया, क्योंकि भाई वो हिंदू तो थे नहीं, हिंदू तो वो थे नहीं, वो अरेबिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे या ग्रीक ट्रेडिशन को। बाकी इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल तो उनका लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, वो लोग थोड़ी ना इम्प्रैक्टिकल थे। तो इसमें भाई सही ऑप्शन कौन से बनेंगे, ब्रेव, हीरोइक और इंडिपेंडेंट। ये तीनों ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। अब आप देख लो किस ऑप्शन में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा क्वेश्चन कट गया, मैं आपको बता दूँ क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेन स्ट्रीम। बेटा क्वेश्चन क्या है, मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है जो चैप्टर में आपके दिया हुआ है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मेरे से लिखा नहीं एकदम जाएगा क्योंकि हाथ है भाई, उंगली से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैनेज करना। पर मेन स्ट्रीम का मतलब तुम लोगों से पूछा गया क्या होता है बेटा। मेन स्ट्रीम मतलब होता है कोई भी विचारधारा। यहाँ पे आपको मेन स्ट्रीम पहले चैप्टर में देखना है कहाँ दिया हुआ है, उसको चीज़ को देखते हैं, आ जाओ भाई। वो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में, आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम।
कि दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। के जो ये जो लोग थे इन्होंने शादी करी वहीं के लोकल से, और उनका भाई जो ट्रेडिशन था वो कैसा हो गया, वो एकदम मार्शल ट्रेडिशन हो गया, सेना वाला। बाकी उनके रिलीजियस राइट्स में, उनके शादी के कुछ अब ट्रेडिशंस में भी या रीति रिवाजों में भी दिखता है कि वो लोग हिंदू तो नहीं है, हिंदू से तो भाई उनका ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल कैसा है, अलग है। तो यहाँ पर बेटा ये जो हिंदू मेन स्ट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है ना, इसमें क्या दिखाया गया है, हिंदू विचारधारा, यानी हिंदूज के जो ट्रेडिशन थे। तो भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं ट्रेडिशन मेन स्ट्रीम के लिए, कि पहला ऑप्शन एन एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ समथिंग, दूसरा अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, तीसरा अ कल्चर डेट इज डिफाइंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, या चौथा एन अंडरस्टूड पार्ट ऑफ समथिंग डेट इज रिकॉग्नाइज बाय ऑल। देखो एक्सेप्टेबल पार्ट तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन जो है कल्चर डेट इज डिफाइंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी नहीं बेटा, वहाँ पे विचारधारा को दिखाया गया है, रीति रिवाजों को, तो कल्चर वाली बात वहाँ पे एक तरीके से ऐसे नहीं कही गई है। अब या तो बी ऑप्शन हो सकता है ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, या फिर डी एन अंडरस्टूड पार्ट ऑफ समथिंग डेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। पर बेटा आपको जो मेन डी ऑप्शन का मतलब क्या है, कि वो पार्ट जो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब ये वाला सेंस वहाँ पर कहीं बन तो रहा नहीं है बेटा, ये वाला सेंस वहाँ पर कहीं बन तो रहा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप मुझे बता सकते हो आराम से कि जो ट्रेडिशन वाली बात सर आप शुरू शुरू से कह रहे हैं वही यहाँ पर सही होगा, कि ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, भाई वही यहाँ पर हिंदू मेन स्ट्रीम दर्शा रहा है, क्या कि हिंदूज का ट्रेडिशन। अगला भाई जो है वो भी इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है, क्या सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड अपेरेंट। अपेरेंट का सही इस्तेमाल यहाँ पर किस सेंटेंस में हुआ है। पहले तो आपको अपेरेंट देखना है सेंटेंस में कहाँ आया था, हमें नहीं पता सर, हमें अपेरेंट का मतलब ही नहीं पता। अपेरेंट कहाँ आया है, डेंडिंग डेंडिंग, हाँ देखो अपना थर्ड लाइन में आ जाओ, दीज पीपल, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ फिर बताऊँगा। ये देखो, दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, देयर कल्चर इज एपरेंट, देयर कल्चर क्या है, इज एपरेंट हो गया भाई, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिस देयर कल्चर इज एपरेंट। यहाँ पर देखो दोबारा से एक बार करते हैं, एक सेकेंड। देयर कल्चर इज एपरेंट, अब कलर बदल गया यार, ये बड़े नखरे हैं एक बात के, क्या करें। देयर कल्चर इज एपरेंट, कि भैया उनका कल्चर क्या करता है, दिखाई देता है हमें मार्शल ट्रेडिशन में, मैरिजेस में और राइट्स में। एपरेंट मतलब कोई चीज़ का स्पष्ट दिखना, वहाँ पे शो होना, उस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, एपरेंट कहते हैं। ये हमें क्या देख के पता चलता है, पहला देख के पता चलता है। अब दूसरे सेंटेंसेज में आ जाओ, पहला सेंटेंस क्या है, इट वॉज एपरेंट बाय द लुक ऑन हिज फेस डेट ही वॉज हाइडिंग समथिंग, कि ये उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। सर ये भी सेंटेंस ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा सेंटेंस, ग्योर्ग डिसअपॉइंटमेंट, जो ग्योर्ग का डिसअपॉइंटमेंट था वो क्या कर रहा है, वो दिख रहा है कि भैया वो टूर्नामेंट के सिलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसका डिसअपॉइंटमेंट हमें दिख रहा है। तीसरा क्या है भैया, रोजी बिकम एंग्री एट सैम्यूल आफ्टर इट बिकम अपेरेंट दैट ही वॉज नॉट लिसनिंग टू अ वर्ड दैट ही वॉज सेइंग, कि मतलब रोजी क्या हुई, सैम्यूल पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसे दिख रहा था कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा था या उसकी तरफ नहीं देख रहा था। चौथा क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस, द रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट टू सून बिकम एपरेंट, कि जो गवर्नमेंट गिरी है इसका जो रीज़न है वो भी जल्द ही जल्द क्या हो जाएगा, एपरेंट हो जाएगा, मतलब सामने आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा स्पष्ट। तो बेटा ये जो एपरेंट है ये चारों जगह हमें क्या शो कर रहा है, कि दिखाई दे जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। यानी यार चारों ही सेंटेंसेस में इसका सही यूज़ किया गया है। तो बेटा चारों ऑप्शन किस में है, डी ऑप्शन में है भैया, इसको मार्क कर दो, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़े क्या है, द एविडेंस डेट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कि इसका क्या एविडेंस है कि भाई जो अरब कुर्ग के लोग थे वो एक अरेबीज थे बेटा, अरब था उनका ट्रेडिशन। तो आप यहाँ पे बड़ा आसानी से बता सकते हो, क्या बताओगे आप उनको, कि सर देखो उनकी ना एक हिस्ट्री थी कि वो जो कुपिया पहनते हैं, कुपिया एक ड्रेस होती है, वो कुफिया से मिलती जुलती है, जो कि भाई कौन पहनते थे, अरब के लोग पढ़ते थे। ये हमको चैप्टर पढ़ के पता है बेटा, इतने सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद भी तो होगा चैप्टर में से पता, वहीं पर आके आराम से मार्क कर सकते हो। अब चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं क्या, सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड, सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इंसर्ट का विड्रॉ, सेंसिबल के आगे क्या आएगा हमें नहीं पता। देखो हमें बस यहाँ पे ये मैच करना है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को अंदर डालना, मतलब उसको पुट इन करना, ठीक है। और वहीं पर विड्रॉ का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, यानी उस चीज़ को बाहर निकाल लेना। कहते हैं ना हमने कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं, पैसे निकालने जा रहे हैं, या अगर आप पैसे जमा करने जाओ तो भाई इंसर्ट कर दो, कोई कार्ड किसी चीज़ में इंसर्ट करते हैं अपन, वो होता है इंसर्ट करना। तो डालना निकालना दोनों अपोजिट वर्ड एक संग। अब सेंसिबल का मतलब क्या होता है बेटा, वो जानो और फिर उसका अपोजिट क्या होगा वो यहाँ से ढूंढो, फिल कर दो। देखो सेंसिबल का मतलब होता है बेटा सूझबूझ से, या जो चीज़ प्रैक्टिकल हो, मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकल हो, जो चीज़ हो सकती हो, उसे बेटा कहते हैं अपन सेंसिबल। एक तरीके से आप इसका मतलब निकाल सकते हो यहाँ पर, कि अगर कोई आदमी सूझबूझ में वो प्रैक्टिकल काम करता है।
अब रिलीजियस तो बेटा इसका अपोजिट होगा नहीं, एपरेंट। एपरेंट क्या मतलब दिखाई देना होता है वो, और इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा डिफरेंस होता है, उसका भी भाई यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं। उसका तो सेंसिबल है, सेंसिबल मतलब क्या, प्रैक्टिकल एक तरीके से जो चीज़ सही है, जो चीज़ सूझबूझ से करी जा रही है। लेकिन इम्प्रैक्टिकल कल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नहीं करी जा सकती है, जो चीज़ है ही नहीं सच में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इसका सही वर्ड अपन क्या मार्क कर देंगे, इम्प्रैक्टिकल कर देंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब आ जाता है अपना अगला पैरा। अगला पैरा क्या है भैया, अगला है टी फ्रॉम आसाम से, जिसमें राजीव वीर और प्रांजल के बारे में भाई एक एनसीईआरटी से पैरा दिया गया। इसको पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं हमें। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे, क्या है, वाई हैज़ अ बिल्डिंग बीन कॉल्ड अगली, के बिल्डिंग को सर अगली क्यों कहा गया था। अब जानो ये बिल्डिंग है कौन सी बेटा, तो समझो ये बिल्डिंग कौन सी है, ये वो वाली है जो भाई राजवीर जब ट्रेन में जा रहा होता है ना प्रांजल के संग, तो वो रास्ते में देखता है कि यार ये बीच में बिल्डिंग कहाँ से आ गई, इतनी हरी हरी घास पत्ती दिख रही थी, टी बशेस दिख रहे थे। ठीक है, तो उस बिल्डिंग को यहाँ पर अगली कहा गया है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, पहला ऑप्शन देखो, बिल्डिंग को अगली क्यों कहा गया है। पहला, इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग, नहीं, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन वॉज बैड, क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खराब था, ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं गया था। दूसरा कि बिकॉज स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ इट्स टॉल चिमनीज, हाँ यार स्मोक तो उसकी चिमनी से निकल रहा था। या चौथा, बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ गुड हिस्ट्री, या उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है अच्छी। देखो हिस्ट्री हमें बताई नहीं गई, बिल्डिंग पुरानी है बताया नहीं गया, कंस्ट्रक्शन बेकार है बताया नहीं गया, एक ही चीज़ बताई गई बेटा, क्या भैया कि उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। तो बेटा जो चीज़ बताई गई थी उसी को यहाँ हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है भैया, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली बिकॉज, राजवीर मतलब बेटा एकदम तेज़ी से क्यों चिल्लाया था, हरा भरा देखकर सामान सब कुछ, मतलब क्यों वो एकदम चिल्लाया क्यों होता है, क्राइड एक्साइटली उसने ऐसा क्यों करा था भाई, जल्दी बताओ। देखो हमें पैरा में देख के पता चल रहा है, हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, मतलब जैसे ही उसने टी गार्डन को देखा सुई वो बेटा एकदम चिल्लाया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा और होना भी चाहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस एक्सट्रैक्ट से जो आए हमारे सामने, भाई देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है बेटा, वर्ड से भी हैं, स्टोरी से भी हैं, और सेंटेंस में यूजेज करके भी दिखाया, मतलब पूरा निचोड़ लेंगे और तुमने जितना पढ़ा हुआ है सबको। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के यहाँ पे हमको क्या करना है, रीज़न सिलेक्ट करना है हमारे स्टेटमेंट के लिए कि फॉर राजवीर द ग्रीनरी फील्ड व्यू इज़ मैग्निफिकेशेंट, कि जो ग्रीनरी मतलब घास फूस से भरा हुआ जो पूरा व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशेंट था, या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से प्राप्त होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यार राजवीर के लिए ऐसा क्यों था बेटा, हमें पता है कि राजवीर कहाँ रहता था, दिल्ली में, प्रांजल कहाँ रहता था, आसाम में। आसाम में तो उसने प्रांजल ने ये सब चीज़ें देख रखी थी, पर राजवीर ने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था ये सब। पहला ऑप्शन पढ़ो, एज अ सिटी बॉय ही हैज़ नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, क्या उसने शहर में रहने के कारण इतनी घास मतलब ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल सही बात है भाई। ही ट्रूली अप्रिशिएट्स द नेचर एंड अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, देखो नेचर की इंपॉर्टेंस हमें चैप्टर में कहीं ऐसे बताई गई नहीं है, या ऐसा नहीं कहीं उसने नेचर की तारीफ करी हो। हाँ एक बार उसने बस वो बिल्डिंग आ गई थी खराब, तो उसने बोला भी था खराब सी बिल्डिंग कहाँ से आ गई, पर ये चीज़ हमें ना ऐसे बताई नहीं गई है। ठीक है, फिर भाई अगली बात क्या है यहाँ पर, फॉर हिम सीइंग द टी गार्डन्स वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा जब तो उसे देखो टी गार्डन थे वो दिख गए थे, वो उसका ड्रीम था। ठीक है, ये भी बात अच्छी बात है। लेकिन डी ऑप्शन क्या है, ही सिग्निफिकेंटली ओवरवेल्ड बाय द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज बिकॉज ऑफ द लैग ऑफ क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो मतलब वो क्या था, एकदम समझ नहीं पा रहा था, वो चौंक गया था कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग ही नहीं है, यहाँ पर तो सब हरा भरा है दिख रहा है। तो ये भी है। अब देखो सेकंड ऑप्शन को छोड़ के हमें तीनों में लग रहा है, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी और डी भी। लेकिन सही बात क्या है, अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे कि यार राजवीर शहर में रहता था, उसने बेटा कभी इतनी ग्रीनरी देखी नहीं थी, और ठीक है, और उसको टी गार्डन देखना भी एक ड्रीम ही लग रहा था। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई फॉर अ राजवीर, फॉर हिम सीइंग द ट्री गार्डन वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बेटा कि कोई सपना सच होने आ गया, उसको ऐसा लग रहा होगा। ग्रीनरी फील्ड व्यू इज मैग्निफिशेंट, या फिर आप ए ऑप्शन पर मार्क कर सकते हो क्या, एज अ सिटी बॉय ही हैज़ नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, कि उसने सिटी बॉय होने के कारण कभी इतनी ग्रीनरी भी नहीं देखी थी और वो भी नहीं देखा था। ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या होगा, जो बच्चों कन्फ्यूज होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊँ अगर, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में मार्क करके आऊँगा, क्योंकि टी गार्डन उसे बाद में दिखाता, लेकिन उससे पहले जो ग्रीनरी दिख रही थी वो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं ए ऑप्शन को वहाँ पर मार्क करके आऊँगा। बाकी भाई तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन बी एसोसिएटेड विद प्रांजल इन अकॉर्डेंस विद द गिवन एक्सट्रैक्ट, कि प्रांजल बेटा इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ को ओन करता है, या प्रांजल में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर। देखो भाई
पहली क्वालिटी है अलूफ। अलूफ मतलब बेटा सबसे अलग थलग रहना, डिफरेंट रहना। इनडिफरेंट मतलब उसी का सिनोनिम है एक तरीके से। हैप्पी गो लक्की मतलब आराम से खुशी से ट्रैवल करना। कंपेशनेट मतलब दयालु। फिर विटी यानी कि मजाकिया। नॉलेजेबल यानी नॉलेज रखता हो। प्रैक्टिकल यानी कि बेटा व्यवहारिक व्यवहारिक आदमी है। और एमिएबल यानी कि भैया फ्रेंडली पर्सन है, बात एक ही हो गई। अनएंथुजियास्टिक मतलब कोई उत्साह है ही नहीं। ईगर यानी उत्सुकता। अब इनमें से प्रांजल में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, देखो बेटा हम क्या जानते हैं। प्रांजल डिफरेंट तो था नहीं। प्रांजल हैप्पी गो लकी था, खुशी खुशी ट्रैवल कर रहा था। प्रांजल कंपेशनेट था पर मतलब दयालु वाले सेंस में नहीं आएगा यहाँ पर। क्या प्रांजल हंसी मजाकिया था? हाँ बेटा बिल्कुल था। क्योंकि जब राजवीर उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि टी के गार्डन कहाँ कहाँ से होते हैं कैसे, तो उसका मजाक बना के पूछता भी, अच्छा बता बता क्या है। तो भाई और एमिएबल एमिएबल भी था। अनएंथुजियास्टिक अनएंथुजियास्टिक तो नहीं था, पर हाँ मतलब वहाँ पे उसने उसके लिए एक्साइटमेंट शो नहीं किया था टी गार्डन जब उसे दिखे थे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो शायद होगा अनएंथुजियास्टिक। अब यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, ये है बड़ी कठिन समस्या। देख भाई पहले ऑप्शन में क्या है, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ, यानी कि हैप्पी गो लकी। और यहाँ पर क्या है पाँचवा हंसी मजाकिया, और सातवां क्या है प्रैक्टिकल। तो देखो यार वो व्यवहारिक भी था, हंसी मजाकिया भी था, और हैप्पी गो लकी भी था। तीनों बातें ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, पहला है अलूफ। क्या बेटा वो इंडिफरेंट था? बेटा इंडिफरेंट नहीं था, पहली मना हो गई, तो इसलिए इस ऑप्शन को यहीं काट दो, ये तो होगा ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन और चेक करो, अगला ऑप्शन क्या है भाई, उसमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन यानी इंडिफरेंट। बेटा ये भी नहीं होगा जब इंडिफरेंट दिया हुआ है। अब बचा हमारे पास क्या है, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। थर्ड इसमें दिया गया है यानी कि हैप्पी गो लकी। फिफ्थ दिया गया यानी ह्यूमरस, ठीक है। नाइन्थ दिया गया है अनएंथुजियास्टिक, और टेंथ दिया गया है ईगर। मतलब बेटा वो उत्सुक था और उसमें उत्साह नहीं था, और वो क्या कहते हैं अपना हैप्पी गो लकी था, और उसके संग संग हंसी मजाक किया था। देखो भाई या तो ऑप्शन ए में मुझे लग रहा है या फिर ऑप्शन डी लग रहा है, तो इन दोनों में से एक लग रहा है। अब आप लोगों को क्या ज़्यादा लग रहा होगा वो आपके ऊपर होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से लगना चाहिए, ए या डी में से। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो बेटा मैं जो मार्क करके आऊँगा वो करके आऊँगा मैं किस ऑप्शन को, ए ऑप्शन को। बिकॉज ए इज़ ज़्यादा राइट, क्योंकि भाई उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, हंसी मजाक किया, और अपना क्या कहते हैं जो सेवेंथ है प्रैक्टिकल, और जो हैप्पी को लक्की। अब मैं प्रांजल को ऐसे अनएंथुजियास्टिक नहीं कह सकता ना, क्योंकि बेटा उसने अपना एक्साइटमेंट शेयर नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे उत्साह नहीं था या वो सुख नहीं था, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता वहाँ पर, ठीक है। मैं तो पहले को मार्क करूँगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बेटा इसी में से है यार ये क्वेश्चन, देखो बहुत खतरनाक। क्या, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलोइंग मैंशनड इन द फॉलोइंग लाइन। के जो बिलोइंग वर्ड इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसका मतलब बताना है। क्या यूज़ है भाई, इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग। एक अगली बिल्डिंग थी विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। कि मतलब उसकी वो चिमनी से स्मोक निकल रही थी, उसके लिए यहाँ पर बिलोइंग शब्द इस्तेमाल करा गया है। देखो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं, स्प्रेडिंग आउट, रोलिंग आउटवर्ड, गशिंग आउट, या स्पर्टिंग आउटवर्ड। देखो स्प्रेडिंग आउट मतलब फैलना बाहर हो सकता है। रोलिंग आउटवर्ड मतलब बेटा रोल कर करके जाना, रोल रोल, ये चीज़ तो कोई समझ नहीं आई। गशिंग आउट, बेटा गश हमेशा क्या करती है, लिक्विड कहती है। लिक्विड जब बहती है ना उसको कहते हैं गशिंग करना। स्पर्टिंग भी बेटा लिक्विड के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा बेटा क्या, स्प्रेडिंग आउट, के फैलना बाहर। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया, सबसे आसान, स्प्रेडिंग आउट इज़ द राइट आंसर। जिन भी बच्चों को स्प्रेडिंग लगाता वो आराम से कर लें। देखो आपको इससे थोड़ी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी और बाकी आराम से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, किससे है बेटा, वो क्वेश्चन है तुम्हारा भैया वल्ली राइड्स द बस वाले चैप्टर से, यानी मैडम राइड्स द बस से। चैप्टर पढ़ा हुआ है हमारा, हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे भैया। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड वल्ली सेव द मनी फॉर बस फेयर। कि कैसे वल्ली ने मनी बचाई थी बस के किराए के लिए। हम जानते हैं बेटा बड़ी मुश्किलों से बचाई थी, कोई भी चीज़ उसने नहीं खरीदी, अपने मन को मार मार के बनते मनी बचाई थी। तो क्या करोगे भाई, बाई पिकिंग अप अबेंडेंट कॉइन, नहीं ऐसे सिक्के तो ऐसे मतलब उठाए थे पर ऐसे नहीं जैसा कहा गया यहाँ पर। बाय रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, हर चीज़ को रोक के, हाँ भाई ये बात सही है। बाय स्टीलिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट, नहीं बेटा पैसे तो नहीं चुराए थे। बाय बोरोइंग लिटिल अमाउंट फ्रॉम हर फ्रेंड, नहीं भाई बोरो भी नहीं करा था, सिक्के भी नहीं उठाए थे, पेरेंट्स से भी नहीं चुराए थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टिफल्ड। इनमें से कौन सा शब्द सिनोनिम नहीं है वर्ड स्टिफल्ड का। बेटा स्टिफल्ड मतलब क्या है, तुम्हें नहीं पता तो पैसेज में देख लो, आ जाओ यहाँ पर देखो ध्यान से। और कहाँ लिखा है अपना, 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में लिखा है, ध्यान से देखना, मैं मार्कर कर रहा हूँ अभी। ये रहा,
कि हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली डेट डे एट द विलेज फेयर बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। कि मतलब जो उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी मैरी गो राउंड को करने की, उसको भी उसने क्या करा बेटा, स्टिफल्ड कर दिया, यानी उसको भी दबा दिया, सप्रेस कर दिया, वो भी चीज़ उसने नहीं करी। मतलब सप्रेस कर देना, दबा देना, रोक देना। तो भैया अब यहाँ पे देख लो, सप्रेस कर देना ठीक बात है, रिस्ट्रेंड मना रोक देना ये भी ठीक है, कर्व्ड मतलब ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, या मतलब नहीं उसको अप्लाई करना वो भी ठीक है भाई। लूज़ करना बेटा, अगर हम अपना आपा खोने लगते हैं या अपना कंट्रोल खोने लगते हैं तो हम उस चीज़ को कर देते हैं ना। अगर वो उसको मतलब ढीली पड़ जाती, वहाँ पे ढिलाई दे देती तो फिर वो झूल लेती तो पैसे नहीं बचते। इसलिए भैया जो सिनोनिम नहीं होगा वो है तुम्हारा लूजेंट। ठीक है, उसने लूज नहीं किया था अपनी दृढ़ निश्चय को, दृढ़ ही रही थी वो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई व्हाट वल्ली इज फीलिंग इन द एक्सट्रैक्ट, कि वल्ली को कैसा फील हो रहा है। क्या बेटा वो दृढ़ है, क्या दुखी है, या एजिटेटेड है, या एग्जॉस्टेड है। देखो थकी हुई तो वो बिल्कुल नहीं है, एजिटेटेड भी वही नहीं है, पर परेशान भी नहीं है, सैड सैड भी नहीं है बेटा वो, क्योंकि वो तो एक मिशन में लगी हुई है, तो दुखी क्यों होगी, वो डिटरमाइंड है। दृढ़ उसने निश्चय करा है कि मेरे को बस की राइड करनी ही करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ से, क्या थ्रिफ्टली वर्ड का यूजेज को लेकर ध्यान से पढ़ेंगे। आपको थ्रिफ्टली वर्ड का जिस भी सेंटेंस में सही यूजेज है वो बताना है। द हाउसेज वर बिल्ट टू अवॉइड द थ्रिफ्टली राइजिंग प्रेशर ऑफ द हायर अप्स। पहले तो थ्रिफ्टली का मतलब समझो। थ्रिफ्टली मतलब होता है किफ़ायत से, किफ़ायत से बहुत एक एक पाई जोड़ जोड़ के। तो क्या हाउस को बनाया गया था जिससे कि हम जो बढ़ता हुआ थ्रिफ्टली राइजिंग प्रेशर था उसको कम कर सकें, अवॉइड कर सकें। पाई पाई से बढ़ता हुआ प्रेशर जो था, बड़ी मुश्किल से बढ़ता हुआ प्रेशर, सेंस बन ही नहीं रहा है। दूसरा देखो, राइजिंग थ्रिफ्टली आउट ऑफ दिस मैस विदाउट एनी रिप्रिकेशंस वुड बी द हाईएस्ट चैलेंज। राइजिंग थ्रिफ्टली के बहुत किफ़ायत से इस मैस से निकलना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, विदाउट किसी रिप्रिकेशंस के। कोई सेंस आया नहीं ढंग का। तीसरा देखो, डॉक्टर जॉन वॉन्टेड टू लिव अ डेयरिंग लाइफ ही बट ही डाइड क्वाइट थ्रिफ्टली। कि मतलब डॉक्टर जॉन वैसे तो बहुत बढ़िया धांसू ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन वो मरे कैसे, वो मरे किफ़ायत से, बड़े पाई पाई करके। ये भाई बात समझ नहीं आई मेरे भाई। अगला तो पढ़ो क्या, आई हैव सेव्ड माई इनकम थ्रिफ्टली ओवर द ईयर्स टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर रिक्वायरमेंट। कि मैंने अपनी इनकम को पाई पाई करके बचाया है, जोड़ा है, जिससे कि मैं उसको भाई क्या कर सकूँ, अपना जो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। ये बात तो अभी ठीक लगी यार, पाई पाई करके जोड़ा है, तो बेटा ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन डेट लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट डेट इज ट्रू। कि उस ऑप्शन को चूज करो जो कि बताता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। वल्ली कुड नॉट ओवरकम हर डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। क्या वल्ली अपनी डिज़ायर को ओवरकम नहीं कर पाई थी, मतलब उसको उससे मूव ऑन नहीं कर पाई थी, या उसने झूल लिया था झूला। बेटा उसने उससे मूव ऑन कर लिया था, तो ये बात तो कैसी है, ये बात तो गलत है। वल्ली वॉज मेकिंग एलेबोरेट प्लान्स टू गो ऑन हर सेकेंड जर्नी अलोन। क्या वल्ली अपनी सेकेंड जर्नी पर जाने के लिए प्लान्स बना रही थी। यार ऐसा तो हमें कोई चैप्टर में बताया नहीं, कि ये भी बात गलत है। वल्ली हैड टू लिव थ्रिफ्टली टू गैदर इनफ मनी फॉर द बस राइड। वल्ली को बड़ी किफ़ायत से पैसे बचाने पड़े थे अगली बस की राइड के लिए। क्या, हाँ यार ये बात तो ठीक है। फिर अगला देखो क्या है, वल्ली मैनेज टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विद मच डिफिकल्टी। क्या वल्ली अपने घर के बाद बड़ी डिफिकल्टी से निकली थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बड़ी आसानी से निकल आई थी, क्योंकि उसकी जब माँ सोती थी तब वो निकल आई वहाँ से। तो बेटा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है, वो हमें बिल्कुल धांसू झकास बढ़िया दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, वो आएगा तुम्हारे किससे, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीपिंग, यानी कि भैया सरमन एट बनारस। आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर पढ़ा हुआ है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन करने के लिए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वन हु हैज़ कंपोस्ट, जो बिल्कुल शांत हो चुका है। वन हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो ऑफ लेमेंट, जिसने दुख का तीर निकाल दिया है। वन हु हैज़ गिवन अप कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जिसने कंप्लेंट करना, ग्रीफ दुख मनाना छोड़ दिया है। या वन हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, या जो सारे दुखों के पार आ चुका है। अब इसमें से कौन सा बेटा फीचर नहीं है माइंड ऑफ पीस ऑफ पीस को ऑब्टेन करने का, पीस ऑफ माइंड को। अगर आप यहाँ पर समझदार हो तो आप पैरा को क्या करोगे, थोड़ा पढ़ोगे यहाँ से। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। कि जिसने एरो निकाल दिया है और जो कंपोज हो चुका है वो तो पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन कर लेगा, लेकिन जिसने ओवरकम कर लिया है सारे सॉरोस को, वो क्या होगा, सॉरो से फ्री हो जाएगा। सॉरोस को ओवरकम कर लेने का मतलब क्या है, सॉरो से फ्री हो जाना। और तीर निकाल देना,
कंपोज हो जाना, शांत हो जाना और कंप्लेंट और दुख को मनाना छोड़ देना, वो किस में आएगा? वो आएगा भैया तुम्हें पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ऑड वन आउट अगर हम खेलूँ तो भैया वो कौन सा आएगा इसमें? वो मेरे भाई आएगा ओवरकम ऑल सॉरो वाला। तो ये ऑप्शन बेटा जो डी है वो कैसा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द डेड कैन नॉट बी सेव्ड बाय एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, कि हम जो मरा आदमी है उसको बेटा रो रो कर भी नहीं बचा सकते ना, क्योंकि जो मर गया वो तो मर ही गया, अब क्या करें सर? तो देखो भाई यहाँ पे आपको क्या देखना है, ऐसा क्यों है? बिकॉज दे कैन नॉट हियर द लिविंग, क्या हम मरे हुए को सुन नहीं सकते? यार ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ आना तो एक ना एक दिन पक्का ही है। हाँ ये बात ज़रूर ठीक है कि भाई डेथ आएगी, ये तो बात पक्की है ही है। अगला, लेमेंटेशन इज़ नॉट अ क्योर बट अ रेगरेट। लेमेंटेशन दुख मनाना क्या इलाज नहीं होता है, बल्कि पछतावा करना होता है। यार जब आप किसी के लिए दुख मनाते हो, क्या बेटा आप पछतावा करते हो? पछतावा तो देखो करते हैं, पर उससे वो आदमी मतलब वापस तो नहीं आएगा, या उससे हम अपना दुख तो नहीं जता रहे ना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? विल बाय इटसेल्फ कैन नॉट ओवरकम डेथ, ठीक है। बिकॉज अपनी इच्छा से भाई कोई भी आदमी डेथ से परे नहीं आ सकता है, डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो बढ़िया ऑप्शन बेटा मेरे को समझ आया, क्या तुम लोगों को बी सी डी में डाउट दिख रहा होगा, लेकिन सबसे सही आंसर मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ, वो है बेटा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्यों है? डेथ इज़ इनएविटेबल, सबसे छोटा सबसे बढ़िया, कि भैया डेथ तो आना एक दिन निश्चित ही है। वो ही बेटा इसलिए हम किसी के मरे पर रोएं, उससे कोई फ़ायदा तो होएगा ही नहीं, वो इंसान वापस आएगा ही नहीं। अब आप चाहे ये कहो आप पछता रहे हो, दुख नहीं मना रहे हो, वो बातें अलग है बेटा, क्योंकि असलियत में हम दुख मना रहे होते हैं भाई। कोई इंसान चला गया, पछताएंगे क्यों? ठीक है। और फिर डी चौथा ऑप्शन क्या है? विल बाय इटसेल्फ कैन नॉट ओवरकम डेथ, कि वो अपनी मर्जी से डेथ को पार तो नहीं करा सकता। उससे ज़्यादा सही बेटा सबसे अप्रोप्रिएट बी ऑप्शन है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु शैल बी ब्लेस्ड, किसको ब्लेस्ड रहना चाहिए या जिसको ब्लेस होना चाहिए? ब्लेस मतलब आशीर्वाद किसको मिलना चाहिए? जो आदमी सारे सौरों से पार हो चुका है, मतलब फियर से, जो आदमी सारे दर्द से पार आ चुका है, जो आदमी सारे सौरों से, या जो आदमी मतलब दो हु ओवरकम देमसेल्फ, जो खुद से ही पार आ चुके हैं या खुद को ओवरकम कर चुके हैं, परे आ चुके हैं, उन्हें मौत का डर ही नहीं है। किन को आशीर्वाद मिलना चाहिए बेटा? अभी हमने चैप्टर शुरू हुआ था, जब हमने देखा था लाइन, क्या ध्यान से देखना, एक सेकंड रुको, ये वाली लाइन, दोज हु ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री एंड ब्लेस्ड, कि जो सारे दुख से पार आ जाएगा वो भैया क्या होगा? फ्री होगा, ब्लेस होगा। तो बेटा वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बताओगे देख के? वो है बेटा यही वाला, सौरो वाला। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही मार्क कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द मीनिंग द पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, कि मतलब दुख का जो असली मीनिंग है वो इनमें से किस वर्ड से नहीं पता चलता है, या जहाँ पे जो चैप्टर में बताया गया है उससे भाई नहीं पता चलता हो। देखो लेमेंटेशन बेटा चैप्टर में ही दिया हुआ है, दुख मनाना, तो वो तो यहाँ पर नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। वीपिंग की बात करें, रोना, रोना भी बेटा चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। डज नॉट रिलेट का मतलब जो चैप्टर में दिया नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट भाई चैप्टर में दिया तो नहीं है। डी ऑप्शन मॉर्निंग, मॉर्निंग भी बेटा चैप्टर में दिया हुआ है, कि भाई आप किसी की जाए पीछे दुख मनाओ, अपने आप को परेशान करो, उससे कुछ होएगा नहीं। इसलिए जो यहाँ पर नॉट रिलेट कर रहा है वो है बेटा डिसअपॉइंटमेंट। देखो डिसअपॉइंटमेंट हमें हमेशा किसी मौत का नहीं होता बेटा, छोटी छोटी चीज़ों पर डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, जब हमारा कोई गोल अचीव ना हो या कुछ भी हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये रिलेट नहीं कर रहा है बिल्कुल इस बात को, ठीक है। चलो अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन के इसी सेक्ट पे। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द करेक्ट यूजेज ऑन द फ्रेज ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब बेटा जो फ्रेज है क्या ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका सही यूजेज आपको चैप्टर वो इन चारों सेंटेंसेस में किस में दिख रहा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बल्कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड पर अपन देखें तो, प्योर हिंदी इसकी ये होती है, अपोजिट साइड पर देखें तो बस। इट डज नॉट सीम अगली, ये मुझे अगली तो नहीं दिख रहा। ऑन द कंट्रेरी आई थिंक इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, बल्कि अपोजिट साइड पर देखूँ तो ये मुझे ब्यूटीफुल और दिख रहा है। यार ये बात तो ठीक है, समझ आ रही है। इट सीम्स दैट आई एम अ फेवरेट ऑफ माई फैमिली, मुझे ये लगकर लगता है कि मैं अपनी फैमिली का फेवरेट हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉन्ट टू बी रेदर चेरिस्ड, और अपोजिट साइड पर देखूँ मैं प्यार पाना चाहता हूँ। मतलब बेटा फेवरेट है ही, तो फिर इसमें अपोजिट साइड वाली क्या बात है कि तू प्यार पाएगा? भाई ये तो साइड सी बात है, अपोजिट चीज़ तो है ही नहीं। तीसरा क्या है? आई वॉज कमिंग डाउन विथ फीवर, मेरे को फीवर कम हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज जस्ट आई हैड एक्सपेक्टेड, ये तो बिल्कुल अपोजिट है उसके, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था।
बेटा सही बात है भाई। एक बात बताओ, तुम्हारा फीवर उतर रहा है, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बुखार जल्दी से जल्दी उतर जाए, या ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बुखार तो बहुत चढ़ जाए? तुम हमेशा यही सही चीज़ तो सोचते हो। तो तुम्हारा फीवर उतर रहा है और तुम भाई एक्सपेक्टेशन उल्टी, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बिल्कुल सही है जो तुमने सोचा था, तो फिर यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी क्यों लगाए? भाई जैसा तुमने सोचा था वही तो हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी कोई काम ही नहीं है। अगला क्या है, आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक वैन ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज स्कॉल्डेड फॉर इट लेटर, कि मैं मिस्टेक अभी कर रहा हूँ और उसकी अपोजिट साइड पे देखूँ मेरे को इसके लिए डांटा जाएगा। बेटा मिस्टेक करोगे तो डांटा ही जाएगा ना, इस पर अपोजिट साइड वाली क्या बात है? सिर्फ मुझे एक ही चीज़ सही लगी, वो था मेरा ए ऑप्शन, तो ए को भाई बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं अपन। अगला देखो, अगला है बेटा तुम्हारा पैरा नेकलेस चैप्टर से, बहुत आसान है, आ जाओ देखते हैं। हु इज़ आई इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे लोमोव बेटा ये सारी बातें कह रहा है, लोमोव है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी आई हैज़ एसोसिएटेड विद हर सेल्फ या हिमसेल्फ इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कि भैया यहाँ पर हमने जो पैरा पढ़ा उसमें लोमोव बोल रहा है, तो उससे बेटा यहाँ पर कौन सी क्वालिटी एक्सट्रैक्ट मतलब नहीं है, उसमें ये कौन सी क्वालिटी नहीं है। देखो सैम्पल पेपर में ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए वहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है, इन चारों ही ऑप्शन में मैंने देख लिया था, क्योंकि वो लोनेटिक भी है, यानी उसको रात को जो झटके भी आते हैं, वो इधर उधर दौड़ता कूदता है। क्रिटिकल उसकी एज है। एक्साइटेबल भी वो आराम से हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसने ये कहा था फिर इसको एकदम एक्साइटेशन होने लगी थी, जैसे उसके पिताजी अंदर गए थे वाइन लेने। मूडी, मूडी नहीं कहेंगे हम एक तरीके से, पर मूडी को छोड़ के वो इंसोमनियक भी है। इंसोमनियक मतलब क्या? इंसोमनियक मतलब कि उसे रात में नींद नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन होता तो उसमें सिर्फ अकेले फोर्थ होना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए बेटा मेरे हिसाब से तो इसका कोई आंसर है नहीं। बाकी आप लोगों को अगर आता है तो कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, द रीज़न वाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम हर टू मैरी इज़ दैट, कि मतलब वो सोच, यहाँ पे बोला गया कि लोमो वैसा क्यों सोचता है कि इम्पॉसिबल है उसका मैरी करना। बेटा वो इसलिए सोचता है क्या क्या उसकी एज 35 है, सही बात है, क्योंकि वो एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जीना चाहता है। अच्छा, इट इज़ नॉट अ इट इज़ नॉट अ हेल्दी एंड नीड समवन टू टेक केयर ऑफ हिम, कि मतलब वो हेल्दी नहीं है, उसको अब किसी की ज़रूरत है एक अपने ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। और या आई डज नॉट हैव लिव लॉन्ग टू लिव एंड वॉन्ट्स अ कंपेनियन। देखो बेटा वो लंबा नहीं जीना चाहता, ऐसी कोई बात तो है नहीं भाई, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं, तो जिसमें भी फोर्थ ऑप्शन है उसे तो तुम अभी एलिमिनेट कर दो। तुमने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा क्या है कि वो 35 की एज हो चुकी है, सही बात है। दूसरी क्या है कि भाई वो एक लीड क्वाइट और रेगुलर लाइफ जीतना चाहता है, ये भी सही बात है। और वो अगर देखे तो हेल्दी नहीं है ना, उसको दिक्कतें हैं और उसको कोई ध्यान रखने के लिए चाहिए बेटा। तो यहाँ पर जो हमें दिखता है वो क्या दिख रहा है बेटा, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम हर टू मैरी इज़ दैट, क्या क्या क्या, कि वो अपने बारे में जो सोचता है कि उसकी शादी नहीं हो सकती। ये तीनों ही चीज़ें हैं बेटा। यहाँ पर अगर आप ऊपर पैरा में आओ, मेरे संग आओ, थोड़ा सा आओ, यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो, पहले वो कहता है क्रिटिकल एज है, इन माय फर्स्ट प्लेस क्रिटिकल एज, सेकंड प्लेस मैं एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जीतता हूँ, और तीसरा प्लेस मैं एक्साइटेबल भी जल्दी हो जाता हूँ, चौथा प्लेस में यहाँ पे देखा हुआ है लूनेटिक भी हूँ नीचे। तो यहाँ से बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जिसमें होंगे वही यहाँ पर सही मैं मार्क करूँगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिलेक्ट द ऑप्शन वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से बाई पुटिंग आउट क्वेश्चन टू हर सेल्फ हिमसेल्फ वॉट मोर डू आई वॉन्ट, कि मतलब क्या यहाँ पर आई कहना चाहता है, आई मतलब लोमोव क्या कहना चाहता है अपने लिए या किसी और के लिए? अपने लिए, अपने आप से वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो लोमोव है वो अपने आप से क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट मोर डू आई वांट, कि मुझे और क्या चाहिए, तो इससे वो क्या दिखाना चाहता है, क्या कहना क्या चाहता है कि भैया जो भी उसके पास है वो इनफ है, जो भी मतलब नतालिया में है, या उसकी लाइफ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या उसको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, या उसे अपनी लाइफ में बर्डन नहीं चाहिए। बेटा इससे वो ये दिखाना चाहता है कि जो उसके पास है उसने डिसाइड करा है वो क्या है, एकदम इनफ है। ये ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्या है, चूज द मीनिंग, चूज द ऑप्शन हुज मीनिंग इज अ शॉर्ट सडन जर्किंग मूवमेंट। ये जो आपको एक बताया गया मूवमेंट क्या, कि शॉर्ट सडन जर्किंग, के जिसमें बेटा एकदम जल्दी जल्दी एकदम अचानक से झटके से लगते हैं जर्क। तो ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब तो कांपना होता है, ये चीज़ तो नहीं आएगी। पुल मतलब खींचना, ये भी नहीं आएगा। ट्विच मतलब फड़फड़ाना, आँख फड़कती है ना वैसा वाला, तो यार मतलब जर्क होती है बार बार एकदम फड़कती फड़कती सी है। और जंप मतलब उछलना। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्प्रोप्रिएट दिख रहा है ना बेटा वो है क्या, ट्विच, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अमांडा का चैप्टर है, चैप्टर पढ़ा हुआ है इसलिए वो तो पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड गिवन टू अमांडा, अमांडा को कौन सी में से कमांड नहीं दी गई है, वो है बेटा बी, डू नॉट डे ड्रीम। फिर अगला क्वेश्चन हम नीचे चल के देखेंगे, यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि, आ जाओ। इफ अमांडा वॉज रेपुंजल व्हाट वाज हर प्रपोजल फॉर नॉट लेटिंग डाउन हर हेयर, कि भैया अगर अमांडा क्या होती, एक रेपुंजल होती, तो इनमें से उसका क्या, किस वजह से वो अपने बाल नीचे नहीं गिराना चाहती थी। देखो बेटा कई सारे ऑप्शन तुम इसमें से पढ़ोगे, यहाँ पे सातवां ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही है, क्या शी कैन लिव हर लाइफ इन पीस, वो अपनी ज़िंदगी पीस में जीना चाहती थी। और चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, क्या कि कोई उसे कभी भी परेशान नहीं करे। ठीक है, अच्छा ये जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या कि भैया वो हार्ड वर्क क्या नहीं करना चाहती थी, ये तो गलत बात है। या वो प्रिंसेस की तरह जीना चाहती थी, ऐसा भी नहीं, वो बस शांति का जीवन जीना चाहती थी। ठीक है, और अगर हम देखें शी वॉन्ट हैव टू सी अननेसेसरी पीपल, वो क्या अननेसेसरी लोगों को नहीं देखना चाहती थी, हाँ बात ठीक है। शी कैन बी वॉट शी वॉज मेन टू बी, मतलब वो जो करना चाहती थी वो कर सके, ऐसे उसको फ्रीडम चाहिए थी, ये भी बात ठीक है। नो वन विल बी एबल टू मीट हर, ये भी ठीक है। पर आप यहाँ पे आप देखो इनमें ठीक ठीक वाले किधर आ रहे हैं, ये बेटा आ रहे हैं सब बी ऑप्शन में, क्योंकि वैसे तो सी में आ रहे थे पर वहाँ पे एक गलत वाला आ रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ पे बी को आप मार्क कर लो, बाकी अगर कोई डाउट हो कमेंट में बताओ। ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आ जाओ। सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग, सूटेबल वर्ड को चूज़ो जो यहाँ पर यहाँ पूरा कंप्लीट करेगा। लाउड, ट्रैंक्विल मतलब बहुत तेज, ट्रैंक्विल मतलब बिल्कुल शांत। फिर अपोजिट है मतलब एंटोनिम है। अब रेयर मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले, बेटा जो बहुत आसानी से मिल जाए वो जस्ट उल्टा है किसके, जो बहुत मुश्किल से मिले। तो आसानी से कौन सी चीज़ मिलती है, जो चीज़ सफिशिएंट होती है। ठीक है, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिनोनिम ऑफ द वर्ड सल्किंग। सल्किंग मतलब बेटा मुंह बनाना या मुंह फुला के बैठ जाना। देखो पाउटिंग यानी कि आप सेल्फी करते वक्त पोज देते हो ना, एकदम मुंह फुला लेते हो, होठ आगे करके ऐसे तो वो वाला। बी मतलब ग्राइनिंग, ग्राइनिंग यानी खुशी दिखाना, मुस्कुराना। सी इंजॉइंग, इंजॉइंग मतलब भाई खुशी दिखाना भाई। प्रेजिंग मतलब तारीफ करना। तो यहाँ से जो वर्ड इसका सबसे सिनोनिम बैठ रहा है मुंह फुलाने का, वो है बेटा ये पाउट। मुंह तो फुला ही रहे हो ना तुम। ठीक है, अब क्या है भाई, वाई डू यू थिंक अमंडा इज सल्किंग एंड मूडी, कि भाई ऐसा आप क्यों सोचते हो कि अमंडा क्या है, सल्किंग यानी नाराज़ है और मूडी है। क्या उसकी फ्रीडम नहीं है इसलिए, क्या वो टीनेजर है इसलिए, या क्या वो अकेले रहना चाहती है इसलिए, या क्या उसकी मदर से बार बार तंग करती है इसलिए। बेटा जो अमंडा थोड़ी सी मूडी हो गई है, या वो इसलिए क्योंकि भाई इसकी मदर उसे बहुत इरिटेट करती है और उसके पास उसकी कोई फ्रीडम नहीं है। बच्चों को जो मेन डाउट होगा वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। अगर तुम मुझसे पूछोगे यार, तो मेरे हिसाब से बेटा ये जो सारी कहानी शुरू हुई है ना, इरिटेटिंग से शुरू हुई है, इसलिए भाई मैं तो सी ऑप्शन मार्क करके आऊँगा। बाकी आप लोग अपने मुझे कमेंट में बताओ। ओह नो, अरे चलो बेटा यार, एक क्या हो गया, एक चीज़ छूट गई है। छूटा क्या है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, आ जाओ देख लो। ये बेटा इसका एक्सट्रैक्ट है, किसका, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। ठीक है, असल में यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का पैरा था ना, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, वो क्या है भैया, मेरे ध्यान से पढ़ना। बेटा व्हाट डज अ नेस्टी साउंड रेफर, नेस्टी साउंड क्या रेफर करती है, बेलिंडा का क्राई, मस्टर्ड की ग्रोलिंग, या पायरेट की एंट्री, या विंडो का खुलना। तो वो सही है भाई, पायरेट की एंट्री। जब पायरेट की एंट्री हुई थी वो इसी को तो कहा था कि एक नेस्टी साउंड सुनाई थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, वाई डू यू थिंक एवरी वन क्राइड फॉर हेल्प, आपने क्यों ऐसा सोचा कि सभी लोगों ने हेल्प के लिए क्राई करा होगा। क्या वो डर गए थे, क्या उन्होंने एक स्ट्रेंजर को देख लिया था, क्या वो एकदम धक्के बक्के रह गए, या क्या वो सरप्राइज थे। बेटा वो डर गए थे वो पायरेट को देख के, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए तो आदमी हेल्प के लिए चल रहा था जब आदमी डरा होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, चूज द ऑप्शन डेट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बॉटम। बेटा बॉटम का सबसे एंटोनिम क्या होता है, जल्दी बताओ, बेस, रूट, ब्रिम, या फॉरमोस्ट। बेटा देखो बेस तो होता ही नीचे का हिस्सा है, रूट यानी जड़ वो तो सबसे नीचे है, ब्रिम या फॉरमोस्ट में से कोई एक चीज़ होगी। अब ये क्या होगी ये तुम लोग मुझे ढूंढ के बताओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। It was clear that pirate meant no good. The occupants of the house were quite sure of the pirates' bad intention. Choose the option that is clearly not thought that entered there to come to the mentioned conclusion. कि मतलब बेटा चूज द ऑप्शन डेट इज क्लियरली नॉट अ थॉट डेट एंटर्ड देयर माइंड में जब उन्होंने कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे। कि मतलब उन्हें क्या लगा, पायलट एक खतरनाक आदमी है। अब ये उन्होंने कुछ चीज़ें सोच कर करा होगा, तो उनमें से वो चीज़ बताओ जिससे उन्हें ऐसा नहीं लगा होगा। अपोजिट बात बतानी है। बिकॉज हिज प्रोफेशन अबाउट हिज करेक्टर, बिकॉज ही हैड स्नीक्ड इनटू द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, ये भी बात ठीक है। बिकॉज वो अपने हाथों में गन पकड़ा था, ये भी बात ठीक है। बिकॉज ही हैड लुक्ड ऑफ अ बैड पर्सन ऑन हिम, ये भी बात ठीक है। जो ये है बेटा वो उसका प्रोफेशन बता रहा था कि पायरेट अबाउट हिज करेक्टर।
मतलब चूज ऑप्शन डेट इज क्लियरली नॉट अ थॉट डेट एंटर्ड देयर, उस समय उनके माइंड में आया होगा। भाई देखो उसके हाथ में गन थी, ठीक है, उसका एक देखने में बैड आदमी लग रहा था, ये भी बात ठीक है, वो घर में बिना परमिशन के आया था, ये भी बात ठीक है, जो सबसे अलग है वो है यही सही होगा। अगला क्या है भाई, बिल्कुल आसान सा है, ये तो हो ही गया। फिर अगला क्या है, इन द लाइन एंड ही हेल्ड इन हिज कटलेस ब्राइट, व्हाट इज अ कटलेस। कटलेस क्या होता है, कुछ बच्चे कटलेट सोच रहे होंगे, कटलेट नहीं है मेरे पेटू बच्चों, कटलेस है। कटलेस का मतलब आपको नेट से मिल जाएगा क्या बेटा, अ शॉर्ट स्वर्ड विद कर्व्ड ब्लेड, इसको ध्यान में रखना, उल्टा सीधा कुछ मत लिख के आना, ठीक है। छोटी सी तलवार होती है एक टाइप की, जिसमें कर्व होता है ब्लेड। अब आ जाते हैं भाई अपने अगले पैरा पे, बेटा देख रहे हो ना कितने तुमको प्रैक्टिस करा दी है, जितना हो सकता था उतना करा दिया भाई। आ जाएंगे ई ब्राइट वाले पैरा से, पैरा बहुत ही छोटा है, जल्दी जल्दी होगा। क्या बुक का नाम क्या था जो बेटा ई ब्राइट को मिली थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क से एक्स, यही मिली थी या 10th जो भी क्या। अगला क्या है, हु गेव हिम द बुक, किसने बेटा उसको बुक दी थी। तो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे पैसे पैरा में दिया हुआ है क्या, द एट द एंड ऑफ द बुक रीडर फर्स्ट, तो इसमें वो बात दी नहीं है, उसकी मदर ने बेटा उसको बुक वो ला के दी थी, और कोई तो देगा नहीं, समझे। दूसरी बात क्या है भाई, Ebright with his mother's help was asked by Urquhart to the wings of monarch butterflies। क्या ईब्राइट की मतलब उसने अपनी माँ की हेल्प से क्या पूछा था उरुकाट जी से, मतलब क्या लगाने के लिए पूछा था मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स पर, ठीक है। मतलब वॉज आस्क्ड बाय उरुकाट, कहना क्या कुछ चाहता है क्वेश्चन कि उरुकाट जी ने क्या पूछा था या क्या करने को कहा था ईब्राइट और उसकी माँ से, बुक के एंड में जो लिखा होता है ना स्टेटमेंट कि आपको ये करना है बटरफ्लाइज के संग, वो चीज़ बतानी है। बेटा वो ये था कि अटैच लाइट एडेसिव टैग्स, टैग्स को उनके विंग्स से चिपका दो, जिससे पता चल जाए कौन कहाँ से आया कौन कहाँ जा रहा है। अगला भाई चलते हैं आसान क्वेश्चन, क्या ई ब्राइट इवेंचुअली गिव हैड टू गिव अप टैगिंग द बटरफ्लाइज, उन्होंने टैग करना बटरफ्लाइज को छोड़ दिया, ऐसा क्यों बेटा, क्यों, मन भर गया या मज़ा नहीं आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं भाई, हमारे ई ब्राइट के लिए कुछ इम्पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन क्या सिर्फ 6 हफ्ते के लिए रहता था, ऐसा कुछ दिया नहीं है। टैगिंग द बटरफ्लाई वॉज नॉट हेल्पिंग डॉक्टर रुकाट, हाँ यार ज़्यादा हेल्प नहीं करी थी क्योंकि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज आज तक पकड़ी गई थी। फिर इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग हॉबी विच वॉज सफरिंग अफेक्टिंग हिज स्टडीज एंड कंज्यूमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि वो पढ़ाई के संग सब कुछ मैनेज कर सकता था। तो जो सही ऑप्शन यहाँ से बनता है वो है बेटा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। हाँ जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। पहला सेंटेंस क्या है, एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ओरोखाट, ये बात ठीक है कि भाई जिसको भी बटरफ्लाई मिले वो उसको बोला जाएगा कि 2 मिनट जो टैग लगा है बटरफ्लाई पे उसको डॉक्टर ओरोखाट तक भेजो। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, इवेंचुअली ई ब्राइट गॉट बोर्ड ऑफ टैगिंग बटरफ्लाइज एंड स्टार्ट रेजिंग दैम, कि मतलब ई ब्राइट बटरफ्लाइज को टैग करने से तो बोर हो गया, फिर उसने उनको पालना शुरू कर दिया। ये बात बेटा कुछ समझ नहीं आई, उसने पालना कब शुरू करा था, उसने तो छोड़ दिया था ना फिर इनको, फिर जब वो एग्जीबिशन में जाता है तब उसे कुछ और नए आइडियाज़ मिलते हैं, तब जाके वो बीटल्स को मोनार्क के संग रेस करता है। ये बात पहली तो कुछ सही है नहीं, सेकंड नंबर वाली। मेरे हिसाब से तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। आखिरी पैरा बेटा आ गया अपना नेकलेस से। नेकलेस से भाई पहला क्वेश्चन क्या बना है देख लो। मेटिल्डा वॉज वेक्स्ड बिकॉज, मेटिल्डा वेक्स्ड मतलब बहुत गुस्से में क्यों थी बेटा, क्यों मेटिल्डा को गुस्सा था, कोई बात भी थी क्या, जल्दी बताओ। शी वॉज मैड एट हर हस्बैंड, क्या वो अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा थी। शी वॉज अनेबल टू वियर हर पुअर सिचुएशन, वो अपनी पुअर सिचुएशन में बहुत गुस्सा थी। उसके पास बॉल पार्टी में कुछ पहनने के लिए नहीं था, या उसके पास कुछ वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो बेटा यहाँ पर देखो क्या, बाय अ वॉयलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उसने अपनी वैक्सेशन को कंट्रोल करा और फिर बोला काम वॉइस में कि भैया मेरे पास कुछ भी ड्रेस नहीं है पहनने को, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन। ऐसे उंगली चलाने में बहुत मज़ा आता है। हाउ मच मनी डिड मेटिल्डा आस्क फॉर, मेटिल्डा ने कितनी मनी मांगी थी, 400 फ्रैंक्स मांगे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटिल्डा हस्बैंड वॉज स्टूपिफाइड बाई मेटिल्डा's टीयर्स बिकॉज, बेटा मेटिल्डा का हस्बैंड था ना, उससे एकदम मेटिल्डा के जो मिस्टर लॉइजल, वो क्या कहते हैं, मेटिल्डा का हस्बैंड था, उसने जब मेटिल्डा को रोते हुए देखा तो वो एकदम स्टूपिफाई कैसे हो गया कि वो क्या, उसने जो सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो उसके सामने आई। वो बेटा सोच रहा था कि वो हैप्पी एकदम हो जाएगी जैसे वो बॉल का इन्विटेशन पड़ेगी, ये बात तो वो सोच रहा था। या क्या उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतनी हैप्पी हो जाएगी कि वो रोने लगेगी, नहीं ऐसा तो नहीं, वो दुखी में रो रही थी।
या फिर उसने ऐसा सोचा रखा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है घर पे, अभी तक ऐसा भी कोई बात नहीं है। या फिर उसने ऐसा सोच रखा था कि पता नहीं कैसे इसको मतलब ही थॉट ही हैड समहाउ मेड अ मिस्टेक बाय शोइंग हर इन द इन्विटेशन टू द बॉल, कि भाई मैंने कुछ गलती कर दिया इसको इन्विटेशन दिखाकर। तो बेटा सिर्फ उसने एक ही बात सोची थी, क्या कि भाई वो तो खुश हो जाएगी इन्विटेशन को देख के, जो कि हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पर आप ए ऑप्शन मार्क कर दोगे। कभी कभार पूरा क्वेश्चन भी ना समझ आए तब भी ऑड वन आउट आप चूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन क्या है भाई, क्वेश्चन डैश हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि मतलब उसको ये कार्ड दे दो भैया जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा फिटेड दिखे। फिटेड मतलब क्या, कि मेटिल्डा मोटी हो गई थी या मेटिल्डा में कुछ और दिक्कत थी? बेटा एक ही दिक्कत थी, मेटिल्डा के पास नहीं थे रुपया। क्या नहीं थे मेटिल्डा के पास? रुपया नहीं थे। समवन हु इज़ बेटर लुकिंग देन मेटिल्डा, नहीं बेटा मेटिल्डा बहुत खूबसूरत थी, चैप्टर में बताया गया है। दूसरा, समवन हु इज़ रिच इनफ टू अटेंड द पार्टी मोर देन मेटिल्डा, हाँ ये बात तो ठीक है भाई, मेटिल्डा के पास पैसे नहीं थे इसलिए कोई अमीर को कार्ड दे दो जो अटेंड कर सके। समवन हु वांट्स टू अटेंड द बॉल मोर देन मेटिल्डा, जो उससे ज़्यादा अटेंड करना चाहता हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। समवन हु नोज द अपर क्लास सोसाइटी बेटर देन मेटिल्डा, कोई अपर क्लास सोसाइटी को ज़्यादा जानता हो मेटिल्डा से, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं था। जो बात थी वो था बेटा क्या, कि मेटिल्डा कोई मतलब और रिच को देना चाहती थी भाई, जो पहुंच जा सके वहाँ पे, क्योंकि वो तो गरीब थी, उसके पास कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब बेटा आखिरी क्वेश्चन तुम्हारे सारे एक्सट्रैक्ट्स का, यार आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे या मैं दूँ? चूज एन ऑप्शन डेट इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रीव्ड। बेटा ग्रीव्ड का कौन सा वर्ड सिनोनिम नहीं है? ग्रीव्ड मतलब दुखी होना। डिस्ट्रेस यानी अपसेट तो थे, आपको नेकलेस चैप्टर से बताना है यार, वो नेकलेस चैप्टर में अपसेट तो थे और परेशानी में भी थे और दुखी भी थे। क्या वो हर्ट थे बेटा? क्या उनका दिल टूटा हुआ था या क्या उनका ब्रेकअप हो गया था? देखो हर्ट आदमी का होता है जब कोई आदमी आपसे कुछ बुरा भला कहता है, जब आपका दिल टूटता है। तो दिल तो उनका नहीं टूटा था, वो बस परेशान थे, तो इसलिए हर्ट यहाँ पर सिनोनिम इसका नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी के साथ बेटा तुम्हारे सारे एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं यार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बस तुमको इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी ना समझ आए रिवाइंड करके देखो भाई। अगर ऐसा और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताओ फटाफट से। जय भोले के बच्चों।